नमस्कार, आइए बात करते हैं वसई विरार महानगर पालिका की। आज वसई विरार महानगर पालिका के बैनर तले यहाँ एक कार्यक्रम किया गया, मौलाना मीटिंग। साथ ही यहाँ जीपी यानी जनरल प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर थे उनकी मीटिंग। इस वक्त हमारे साथ में वसई विरार महानगर पालिका की मेडिकल ऑफिसर हैं। मैडम, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से? हाँ, मिशन इंद्रधनुष जो सरकार द्वारा चलाया जाने वाला मिशन है, वो मिशन का मकसद ही है कि जो भी ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट बच्चे हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं, वो सभी को 100% वैक्सीन से कवरेज किया जाए, उनका वैक्सीन 100% किया जाए। इसमें कोई एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। और अगर कोई बच्चे छूट जाते हैं या किस वजह से अगर छूट गए हैं, लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट है, तो उन्हें हमें इसमें ये मिशन में कवर करना है। मिशन के लिए एक मीटिंग हमने अरेंज की थी यहाँ पे पेल्हार में। तो पेल्हार में सारे मौलाना साहब और जनरल प्रैक्टिशनर और सारे समाज के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो सारे व्यक्ति को बुला के यहाँ बड़ी सभा का आयोजन किया गया और उसमें सारे लोग आए और सबको इसमें जन जागृति की गई, सबको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया गया है। और इसका जो भी नतीजा है वो 100% मुझे लगता है कि 100% इसका कवरेज हो जाएगा। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई? ये मीटिंग पेल्हार में सेंट्रल प्लाज़ा बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे अरेंज की गई। और आपका नाम? मैं डॉक्टर वंदना वसईकर, VBCMC। थैंक यू। आमतौर पर छोटे बच्चे और माँ, इनमें ज़्यादातर बीमारियाँ होती है और ये ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है। इनमें कहीं मौतें भी इनके जिसमें ज़्यादा होती है। इसलिए दुनिया के सभी गवर्नमेंट जो होती है, इन लोगों के लिए जो भी सेहत के प्रोग्राम बनाती है, वो फ्री ऑफ कास्ट बनाती है और सब डिजीज़ के लिए बनाती है। तो हम लोग अभी एक इशू लेते हैं कि छोटे बच्चे में ज़्यादातर 10 बीमारियाँ ऐसी है जो जानलेवा बीमारियाँ है। वैसे तो बच्चे आमतौर बीमार गिरते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो ये 10 बीमारियाँ है, ये बहुत ख़तरनाक है, जिसमें बच्चे की जान बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो हमारे इंडिया में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 5 साल तक पहुंचने तक उसमें से 32 बच्चों की मौत हो जाती है और वो ज़्यादातर ये 10 बीमारियों से होती है। वही मतलब 1000 में 32 बच्चे की मौत हो जाती है। वही अगर स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे कि भाई बांग्लादेश में वो 29 है, हमसे थोड़े बेहतर है। पाकिस्तान में 65 है, हम उनसे थोड़े बेहतर हैं। सऊदी अरब में सिर्फ 7 बच्चों की मौत होती है, 1000 में सिर्फ 7 बच्चों की मौत होती है। चाइना, अमेरिका, इनमें भी 6 या 7 बच्चे की मौत होती है, लेकिन हमारे यहाँ 32 बच्चों की मौत होती है। और उसमें जो मेन कारण जो है ये 10 बीमारियाँ हैं। ये 10 बीमारियों के बारे में हम लोग एक मिनट के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे एक है टीबी की बीमारी। हमें सभी को मालूम है कि टीबी की बीमारी में बहुत खांसी आती है, खून गिरता है, लेकिन छोटे बच्चे में जो बीमारी होती है वो टीबी दिमाग का टीबी होता है। और दिमाग का टीबी होने से उसमें बच्चे की जान चली जाती है और कहीं बच्चा बच भी जाए तो दिमागी तौर पर बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। दूसरी बीमारी है पोलियो। सभी को मालूम है, पोलियो के लिए हमने बहुत काम किया है। आप लोगों ने भी ये पोलियो के लिए बहुत मेहनत की है। आप लोगों की वजह से लोगों को समझाने में आपने मदद की है, आपका बहुत बड़ा ताउन रहा है इसमें। तो ये पोलियो की बीमारी जो है, ये अभी 12 साल से पूरे हिंदुस्तान में एक भी पोलियो का मरीज़ नहीं है। आखिरी मरीज़ 2011 में मिला था, उसके बाद में कोई मरीज़ नहीं। उसके पहले हमारे हिंदुस्तान में हर साल करीब 25,000 बच्चों को पोलियो हुआ करता था। एक साल में 25,000 बच्चे। अभी पिछले 12 साल से एक भी बच्चे को पोलियो हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। अभी बहुत 1 या 2 मुल्क बचे हैं जहाँ पर थोड़ा सा पोलियो बाकी है। वो ख़त्म हो जाए तो फिर पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बीमारी है डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया ने गलघोटू जिसे बोलते हैं। जैसे ये अगर जरासीम अगर गले में चला जाए तो वहाँ पर पर्दा तैयार होता है और वो पर्दा बढ़ते बढ़ते सांस की नली को बंद कर देता है और बच्चे की दम घुटने से मौत हो जाती है। अब ये बीमारी थोड़ी कम हो गई क्योंकि हम सब छोटे बच्चों को जो पैर पे इंजेक्शन देते हैं उसमें इसका टीका है, तो ये इसकी वजह से अभी कम हो गई। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ मौतें अभी भी हो रही है। जिन बच्चों को ये टीका नहीं मिलता है उन बच्चों तक ये जरासीम पहुँच जाता है और इनमें कई बच्चों की मौत होती है। जैसे हमारे भिवंडी में अब ये 2-3
3 साल पहले ये बच्चे को हुआ था। जब डॉक्टर ने डिटेक्ट किया, बम्बई में भेजा, कस्तूरबा हॉस्पिटल में गया, लेकिन वहाँ पर जाके उसकी मौत हो गई। कई बार हम बच्चों को नहीं बचा सकते क्योंकि ये बीमारी एक बार आगे चली गई तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथी बीमारी है काली खांसी, जिसे हम लोग बोलते हैं वूफिंग कफ, या मराठी में बोलते हैं डांगा खोखला, हिंदी में बोलते हैं काली खांसी। इसको बोलते हैं हम लोग 100 दिन की खांसी बोलते हैं, 100 दिन की खांसी, 100 डेज कफ। एक बार बच्चा खांसने अगर लग जाए तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है, बच्चा खांसते खांसते उसका दम रुक जाता है। कई बार दिमाग की नसें फट के उसके मौत हो जाती है। इस तरह से कहीं उसके चेहरे में सब जगह खून जमा हो जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। एक बार ये बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है, 100 दिन तक बच्चा खांसता रहेगा, उसके बीच में उसकी मौत भी हो सकती है। अब ये बीमारी कम हो गई है लेकिन अभी भी हो रही है। ये हो गई काली खांसी। काली खांसी के बाद में टिटनस की बीमारी, ये भी बीमारी बहुत खतरनाक है। ऐसी आकड़ी आती है और बच्चे की जान चली जाती है। आजकल ये बीमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं, हमल वाली महिलाएं, सभी को हम लोग टीटी के 2 इंजेक्शन देते हैं, 100% लेडी को, और उसकी वजह से वो जो टिटनस का जो ताकत है, इम्यूनिटी, वो बच्चे तक पहुंच जाती है। फिर किसी भी छोटे बच्चे को टिटनस नहीं होता है। तो ये भी बीमारी हमारे हिंदुस्तान से करीब करीब अभी ख़त्म हो गई है। अगली बीमारी है मीजल्स और रूबेला, जिसे हम खसरा बोलते हैं, कोई छोटा चेचक बोलता है। ये जो बीमारी है दिखने में बहुत आसान सी बीमारी है, लाल लाल दाने आते हैं बदन पे, उसी तरह रूबेला की बीमारी है। ये मीजल्स की जो बीमारी है बच्चे को आती है, 10-12 दिन तक रहती है और बच्चा ठीक हो जाता है। वो 10 दिन के दौरान बच्चे को कुछ नहीं होता है, लेकिन इस जरासीम की वजह से पूरे बदन के अंदर इम्यूनिटी पावर पूरी ख़त्म हो जाती है, विटामिन ए ख़त्म हो जाता है और बच्चा जाके फिर 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद में बीमार गिरता है। और जब वो बीमार गिरता है, उसको जुलाब होता है, उसको निमोनिया होता है और उसमें से बच्चे की जान बचना बहुत मुश्किल होती है। कई बच्चों की इसमें जान चली जाती है। तो ये जो बीमारी है हमें बहुत आसान सी बीमारी लगती है, लेकिन इससे कई बच्चों की मौत बहुत दिन के बाद होती है जो किसी के समझ में नहीं आती है। तो इसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमने एक EMR कैंपेन चालू किया था 5 साल पहले। उसके तहत हमारे यहाँ पर वो मीजल्स के पेशेंट बहुत कम हो गए। बाद में दूसरी बीमारी है रूबेला की बीमारी। ये भी थोड़ी सी खसरे जैसी है, इतनी हल्की बीमारी है, लाल लाल दाने आएंगे, दूसरे या तीसरे दिन चले जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी को हमें ये रूबेला नाम की बीमारी होकर चली गई है, लेकिन हमें किसी को मालूम नहीं है, या वो हमारे लिए बीमारी है ही नहीं, उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उसकी एक ही तकलीफ़ है, ये अगर रूबेला की बीमारी जो हल्की बीमारी है, ये अगर हमल वाली महिला को, प्रेग्नेंट महिला को अगर हो जाए तो बच्चा जो है वो अपाहिज बच्चा पैदा होता है। इतना अपाहिज होता है कि वो दिमाग से कमज़ोर होता है, हार्ट में छेद होता है, अंधा होता है, कान से सुनाई नहीं देता। ये रूबेला में ऐसा होता है। तो ये रूबेला को भी ख़त्म करना है और ये मीजल्स को भी हमें ख़त्म करना है। इस तरह से ये मीजल्स में मीजल्स जो है खसरा, जिस तरह से मेनिंजाइटिस होता है, निमोनिया भी होता है, डायरिया होता है, बच्चे विटामिन ए कम होने से कई बच्चे अंधे भी हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, रूबेला का बीमारी अगर प्रेग्नेंट महिला को हो जाए तो जब बच्चा पैदा होता है तो इस तरह से होगा, और जब बड़ा होगा तो इस तरह से वो अपाहिज रहेगा। तो ऐसे बच्चे अभी भी हमारे कम्युनिटी में है। अगली बीमारी है कमल की बीमारी, यानी पीलिया की बीमारी। ये पीलिया की बीमारी ऐसी है, इसका जरासीम ऐसा एक बार बदन में चला जाएगा तो ज़िंदगी भर बदन में रहता है। पीलिया होगा, पीलिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जरासीम अगर शरीर में घुस जाए, जब आदमी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल का हो जाता है, तभी उसमें लीवर का कैंसर होता है, कलेजे का कैंसर होता है, और उसमें से जान नहीं बचती। 2 या 3 दिन में आदमी की मौत हो जाती है। लीवर ट्रांसप्लांट, जिसको 30-40 लाख रुपये खर्चा लगता है, उससे भी कई लोगों की जान नहीं बच पाती। बहुत नसीब वाला होगा तो बच पाएगा। इतनी खतरनाक ये बीमारी है, और ये सभी के टीके अभी हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं। सब छोटे बच्चों के टीके दिए जा रहे हैं। अगली बीमारी है निमोनिया। निमोनिया कई सारे बैक्टीरिया से होता है। तो ये जो निमोकोकल निमोनिया, ये बहुत ख़तरनाक है। ये बीमारी के लिए वैक्सीन अभी शुरू किया है। ये वैक्सीन की कीमत है 2400 रुपया। तो ये 2400 रुपये के 3 डोज गवर्नमेंट में फ्री दिए जाते हैं। तो ये निमोनिया की बीमारी बहुत ज़्यादा थी। अभी 3 साल से जब हमने शुरू किया है PCV वैक्सीन, तब से ये बीमारी अभी बहुत कम हो गई है। और आखिरी की जो बीमारी है रोटावायरस डायरिया, जो बच्चों में बार बार जुलाब होता है, आपने देखा होगा।
तो ये रोटा वायरस इतना है कि वो जुलाब होने की वजह से बदन के अंदर, बच्चे के बदन के अंदर पानी कम होकर उसमें डेथ हो जाती है, कई बच्चों की मौत होती है। तो इसका जो रोटा वायरस का जो वैक्सीन अभी शुरू किया है 5 साल पहले, ये वैक्सीन से अभी हम जब डॉक्टर से मिलते हैं, पीडियाट्रिशियन से मिलते हैं, बच्चों के डॉक्टर से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे डायरिया के जो पेशेंट है वो करीब कोई 70% कम हो गए। ये जब से रोटा वायरस की वैक्सीन शुरू हुई है तब से ये बीमारी एकदम कम हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये जो 10 बीमारियाँ जो जानलेवा बीमारियाँ हैं और इसके लिए सभी टीके मौजूद हैं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मौजूद है। हर देश में ये बच्चे को टीके दिए जाते हैं और ये टीके जो दिए जाते हैं उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। कोई दो बीमारी का एक टीका होता है, कभी 5 का एक होता है और 2-3 बार देना पड़ता है। तो उसका एक शेड्यूल बनाया गया है, एक टाइम टेबल बनाया गया है कि पैदाइश के वक्त क्या देना है, 6 हफ्ते में क्या देना है, 10 हफ्ते में क्या देना है, 14 हफ्ते में क्या देना है, 9 महीने में, 16 महीने में और 5 साल में। तो इस तरह से अगर हमको बच्चों को ये सब बीमारियों से अगर महफूज रखना है तो हमें 5 साल में 7 बार आना पड़ता है। 7 बार अगर वो हमारे सेंटर पे आते हैं तो ये 10 बीमारियों से बच्चा ज़िंदगी भर के लिए महफूज रहता है। और ये जो वैक्सीनेशन होता है पूरे गवर्नमेंट में कहीं पे भी जाए, कोई भी देश में जाओ, फ्री में मिलता है। इसमें यूनिसेफ, WHO सभी लोग मदद करते हैं। और यही टीके अगर हम लोग प्राइवेट में लेने जाते हैं तो इसकी कीमत है 25,000 से ज़्यादा। एक बच्चे को सब टीका देने की कीमत है कम से कम 25,000 रुपये, उससे ज़्यादा लगते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट के में सब मुफ्त में मिलता है। 5 साल में 7 बार अमिताभ बच्चन भी एडवर्टाइज़ करता है कि भाई ये नारा है, सभी ने याद रखना है, कि सभी माओं को याद रखना है कि भाई मेरे बच्चों को मुझे 5 साल में 7 बार लेके जाना है। अभी टीके की अहमियत क्या है, टीका क्या करता है? टीका जैसे हम लेते हैं तो उसके अंदर वो कुव्वत मुदाफ़ियत तैयार हो जाती है, इम्यूनिटी पावर तैयार हो जाती है। तो वो जब जरासीम हमारे पास आता है तो उसको ये हमारी ताकत जो उसको ख़त्म कर देती है। ठीक इसी तरह से जब ये टीका एक आदमी को दिया जाए तो उसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन यही टीका अगर हम लोग 100% लोगों को अगर देंगे तो क्या होगा, तो वो जरासीम को छुपने की जगह नहीं मिलेगी और वो जरासीम ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारी जो बीमारी है, ये जो चेचक की बीमारी है, बड़ी चेचक, अभी यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने इसके बहुत सारे मरीज उनके जब बचपन में देखे होंगे। तो ये बीमारी के टीके हमने सभी ने लिए हैं। 1980 में इसका टीकाकरण बंद कर दिया गया। 1980 के पहले जो भी पैदा हुए उनके सभी के हाथ के ऊपर यहाँ पर दो टीके अभी भी मौजूद है, सभी अभी भी मौजूद है। तो 100% लोगों को दिया गया था। जब वो 100% लोगों को वो टाइम पे दिया गया तो वो बीमारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। ऐसी ख़त्म हो गई कि उसका जरासीम पूरी दुनिया में नहीं रहा और उसका टीकाकरण भी हमको बंद कर दिया, क्योंकि टीकाकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम अगर टीकाकरण को सही तरीके से 100% लोगों में देंगे तो ये जरासीम भी ख़त्म हो जाता, बीमारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी तरह हमने पोलियो में भी किया, पोलियो भी हमने वही किया, सब बच्चों को बार बार पोलियो पिलाया, 100% बच्चों को हो गया। हमारे यहाँ से पोलियो ख़त्म हो गया। 12 साल में हमारे यहाँ पर एक भी पोलियो का मरीज़ नहीं है। ये हमारी आखिरी मरीज़ है पोलियो की, हमारे हिंदुस्तान की। रुखसार बानो वेस्ट बंगाल की है, रुखसार बानो वेस्ट बंगाल की है, कल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसको अभी 12 साल के पहले वाली केस है, ये आखिरी केस हमारी पोलियो की। इसके बाद कोई पोलियो की केस हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो कहाँ पर पोलियो है? पोलियो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया है। सिर्फ हमारे जो पड़ोसी 2 देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थोड़ा सा बाकी है। देखो यहाँ पर एक लाल डॉट दिख रहा है, ये लाल डॉट यानी बहुत छोटी सी जगह पर अभी वो सिमट के रह गया। अभी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक चल रहा है, बार बार पोलियो पिलाकर, बच्चों को पोलियो पिलाकर। तो वो वहाँ से जरासीम इंशाल्लाह 1 या 2 साल में ये पोलियो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से चेचक ख़त्म हुआ, ठीक उसी तरह से हमारे पोलियो भी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। और 4-5 साल के बाद में ये पोलियो पिलाना पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमें बाकी सब 10 बीमारियों पे हमको ये करना है, सक्सेस लेना है कि बीमारी को हराना है, ये बीमारी को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हर एक बच्चे को सब टीके मिलने चाहिए। तो वो टीकाकरण का प्रमाण कितना है? जैसे मेरे बच्चों को मैंने दिया, आपने भी आपके बच्चों को दिया होगा, लेकिन सभी लोग नहीं दे पाते, बहुत सारे वजह। कभी हम उनके पास नहीं पहुँचते, कभी वो हमारे पास नहीं पहुँचते, कभी उनके मन में कोई शुबा रहती है, कभी वो डरते हैं, ये बहुत सारी वजह से। तो हमारे यहाँ पर जो परसेंटेज है अभी हमारे हिंदुस्तान में सभी बच्चों को पूरे टीके मिलने का जो परसेंटेज है वो 86% है। 86% बच्चों को पूरा टीकाकरण मिल रहा है। अगर हम दुनिया में देखेंगे तो करीब 85-86% देश में ये परसेंटेज पूरी दुनिया का है। यूरोपियन देश में 96% है, 96%। बांग्लादेश में 90% है, पाकिस्तान में 66% है, सऊदी अरेबिया में 92% है, इंडिया में 86% है, भिवंडी में हमारे 87% है। अभी भिवंडी का हमारा बहुत कम था,
लेकिन 5 साल में इतना काम किया वहाँ पर मौलाना लोगों ने हमको बहुत मदद की, बहुत बार मीटिंग लिए, उनके मस्जिद से ऐलान किए, जहाँ जाते वहाँ बोलते थे, तो हमारा 87% तक आ गया। लेकिन भिवंडी में जब हमने देखा कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन में कितना है, तो 85% था, तो करीब नॉर्मल तक आ गया। वसई विरार में हमारा कितना है, 95% है, 95% है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन में वो 88% है, मतलब 7-8% अभी हम लोग कम है। तो ये 95% जो है, हमको 95 से हमको 98 तक लेके जाना है, और दोनों पॉपुलेशन में, सभी पॉपुलेशन में लेके जाना है। तो ये हमें एरिया आइडेंटिफाई करके रखें कि भाई कौन से एरिया में बच्चे ज़्यादा छूटे हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर सर्वे करके उनका नाम लिखकर उनको बुलाया जाए। अगर हम सभी बच्चों को टीकाकरण का परसेंटेज अगर देखेंगे, हमारे वसई विरार कॉर्पोरेशन में 2018 में 86% था, अभी वो हो गया 86%, 19 में फिर 87, फिर 92, फिर 92, और ये साल में वो 95% तक आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट कितना काम कर रही है। इसके पीछे लग के अभी 95% तक आ गया। ये हमको इसको 98% तक लेके जाना है, लेकिन सभी पॉपुलेशन में लेके जाना है, एक ही इसमें नहीं लेके जाना। कोई एक पॉकेट जो है उसमें हमारे कोई बच्चे ज़्यादा बच्चे नहीं छूटने चाहिए। अगर हम थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स देखें, तो हम लोग ये स्टैटिस्टिक्स जानबूझ कर निकालते कि भाई कहाँ पर हमको ज़्यादा काम करना है, कहाँ पर जाके लोगों को समझाना है। तो हमने जो है पिछले साल में जब देखा था, पिछले साल में हमारा पूरा परसेंटेज था 92%, 92। तो तभी देखा था तो मुस्लिम परसेंटेज हमारा सिर्फ 75 था, सिर्फ 75%। ये साल में हमारा वो जाके 94 का ये 97 हो गया नॉन मुस्लिम में, और मुस्लिम में 88% हो गया। तो 75 से लेके 88% तक हम लोग इवन मुस्लिम पॉपुलेशन में ही पहुंच गए। लेकिन हमारा टारगेट 80-90 नहीं है, हमारा टारगेट है 98%। सब लोगों में 98% अगर हो जाए तो ये सब बीमारियों के जरासीम को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी बच्चों को ये बड़ी बीमारियां नहीं होगी। हमारे यहाँ पे कौन से इलाके में परसेंटेज कम है, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर 2 इलाके ऐसे हैं, एक है हमारा पेल्लार और दूसरा है धान्यू। ये 2 जगह पर हमारे ज़्यादा बच्चे छूटे हुए हैं, यहाँ का परसेंटेज बहुत कम है बाकी एरिया के हिसाब से। आप देखिए बोर्डिंग्स में देखिए, यहाँ पर भी सातियों में देखिए तो 98, 97, दीवानमंड, वालियू, इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन ये 2-3 जगह जैसे पाटन का पार्क हो गया, धान्यू हो गया, बाद में हमारा बिलालपाड़ा हो गया और पेल्लार हो गया, तो ये 4-5 जगह पर हमारे बच्चे जो काफ़ी छूटे हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए, अच्छा इनकी वजह क्या है, वजह हम जानेंगे कि भाई कुछ लोग क्यों नहीं लेते हैं, क्या वजह हो सकती है। छोटी वजह है और जायज़ भी है। आदमी बेदारी, मतलब लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि भाई ये बीमारियाँ कितनी खतरनाक है, इस बारे में किसी को पता नहीं है कि ये बीमारियाँ जानलेवा है। ये एक हो गया। दूसरा, टीके का बाद बच्चे का बहुत रोना। वो एक टीका जैसे पैर में देते हैं तो उससे कुछ बच्चे रोते हैं थोड़ा सा, तो वो रोते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो बोलते हैं अरे बच्चा तो नॉर्मल था, अभी रोने लगा है, तो अगले बार से वो इंजेक्शन लेना बंद कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि भाई ये तो छोटी सी तकलीफ़ है टीके की, लेकिन बच्चों को जो हम लोग जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो बच्चा हमारा कि ज़िंदगी भर इतनी बड़ी बीमारी और ख़तरनाक बीमारी से महफूज रहेगा, ये उनके ख्याल में नहीं आता है। तो कई लोग ये डर के मारे फिर वो बंद कर देते हैं। टीके की वजह से कभी कभी बुखार आ जाता है, उसके लिए गोली भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। सिस्टर दूसरे दिन विज़िट भी करती है और चौथे दिन भी विज़िट करती है कि भाई बच्चों सब तो ठीक है ना, तो ये सब करते हैं। तो यहाँ पर बुखार आने की वजह से कुछ लोग नहीं लेते। कभी कभी एक आध बार पैर में थोड़ी सी गांठ आ जाती है, एक बार गांठ आ गई तो फिर वो डर जाते हैं और अगला लेना बंद कर देते हैं। लेकिन वो गांठ से कोई नुकसान नहीं होता है, वो बाद में 1 महीने के अंदर चली जाती है। घर के कामों से छुट्टी ना मिलना, कभी कभी छुट्टी नहीं मिलती, घर के काम में रहते, भाई टाइम वक्त नहीं मिला, घर में पानी आता है, घर का खाना बनाना है, इस वजह से कोई लोग लेके नहीं जाते। टीका लेने की जगह मालूम नहीं होना, ये तो अभी है ही नहीं, अभी घर घर सिस्टर जाती है, सबको बताती है। कभी कभी टीके का कार्ड नहीं रहा तो नहीं जाते, भाई हमारे पास कार्ड नहीं तो नहीं जा रहे, कार्ड नहीं रहा तो भी वहाँ पर हम लोग जाके इंजेक्शन मिलता है। तो ये सब छोटी वजह है। पिछले साल हमारे हिंदुस्तान में ये जो गोबरी का बीमारी है, जो हम लोग मीज़ल्स बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था। तो कई बच्चों को ये मीज़ल्स हो गया था, छोटी चेचक जिसे बोलते हैं हम लोग, खसरा जिसे बोलते हैं, मराठी में गोवर बोलते हैं। ये बीमारी कई बहुत जगह पर पूरे हिंदुस्तान में बच्चों को हुई। हमारे यहाँ पर उसमें से देखिए VVCNC में 1300 पेशेंट बच्चों को गोबरी हुई थी, उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। 2 हमारे पेल्लार के थे और 1 धान्यू का था। 3 बच्चों की मौत हो गई। भिवंडी में 4 बच्चों की मौत, कल्याण में 1 की मौत हो गई। बाद में थाने कॉर्पोरेशन में 3 बच्चों की, मुमरा कौसा में 3 बच्चों की मौत हो गई। और सभी बच्चों का एक ही हिस्ट्री थी कि इन्होंने वो गोबरी का टीका नहीं लिया था। बस एक ही वजह है, वजह ये है कि टीका नहीं लेना। अगर टीका लिए होते तो ये वायरस हमारे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता।
तो ये मीजल्स को भी हमें पोलियो और वो चेचक की तरह ख़त्म करना है, 1 साल के अंदर ख़त्म करना है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बनाया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है, उसी के तहत हम लोग ये मीटिंग ले रहे हैं। उसका नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये प्रोग्राम का नाम, जैसे असद भाई ने आप उसका जिक्र किया था, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा दिया है, उन्होंने ये बोला है कि आपके एरिया में आपकी आशा वर्कर जो है घर घर जाकर सर्वे करेगी और ढूंढेंगी कि भाई 0 से 5 वाले बच्चे कितने हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं कितने हैं। ये सब के नाम लिखेंगे और उनको कितने टीके मिले हैं, और जिनको टीके नहीं मिले उनकी एक अलग से लिस्ट निकालो और उनके लिए एक स्पेशल सेशन लगाइए, स्पेशल एरिया में जाके वहाँ पर एक टीकाकरण का सेशन लगाइए और उनको बुलाकर वहाँ पर उनको टीकाकरण करना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिशन इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष जो है जिसमें 0 से 5 बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं, और वो कब चलेगा? ये 3 महीने में चलेगा। 7 अगस्त से 12 अगस्त, 11 सितंबर से 16 सितंबर, 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, एक 6 दिन, यानी एक हफ्ता, तीनों महीने में एक हफ्ते में ये बच्चे जितने छूटे हुए हैं इनको बुलाकर इनको अलग से टीका दिया जाएगा। राइट। अभी इसमें अगर हम देखेंगे, इसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, अभी तक जो सर्वे हुआ है, वसई विरार का जो सर्वे हुआ है, उसमें 0 से 5 में 5 साल के नीचे जो बच्चे, अभी तक 5651 बच्चे ऐसे मिले जिनको कुछ न कुछ टीके छूटे हुए मिले हैं और इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अब ये इन सब 6 बच्चे, ये सब 5000 बच्चे को, 5500 बच्चों को ये तीनों महीने में उनके सब टीकाकरण पूरे किए जाएंगे। लेकिन जब ये टीकाकरण पूरा किया जाएगा तो ये सब बच्चों को जब बुलाने जाएंगे तो सब बच्चे लोग आने चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे, डर के मारे नहीं आएंगे, तो फिर से वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो यही हमारा सबसे बड़ा काम है कि इन लोगों को समझाना है कि भाई ये टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट हमारे लिए सभी सुविधा दे रही है, आपके घर के पास में उसका आंगनबाड़ी में वो लाके आपको इंजेक्शन देने वाले हैं। और ये इंजेक्शन कभी घर घर जाके नहीं दे सकते, घर घर जाके दें तो उसके कॉम्प्लिकेशन इतने खतरनाक होते हैं, उसमें कई बच्चों की मौत हो जाती है। इसलिए इंजेक्शन, पोलियो कैसा था, ड्रॉप था, लेकिन ये इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन घर घर जाकर कभी भी नहीं दे सकते। अगर वो दे तो कई बच्चों की मौत हो जाती है कॉम्प्लिकेशन से, इसलिए वो घर घर जाके कभी नहीं, एक जगह बैठकर ही देना होता है। अब इसमें जो है हमने क्या किया, अभी इस बार ये 1 हफ्ते में 515 जगह पर सेशन लगेंगे। 515 जगह पर हमारी सिस्टर ये काम करेंगी 6 दिन में, ये 5500 बच्चों के लिए। और प्रेग्नेंट वुमेन कितने हमारे, हमल वाली महिलाएं 339, इतने लोगों के लिए ये टीकाकरण चलेगा। पहले हमारे ये तो अभी ये मिशन इंद्रधनुष में हो गया, लेकिन हर महीने में हमारे 70 कितने चलते एरिया में, 1113 जगह पर हमारे ये काम चल रहा है। ये हमारा कैंप चल रहा है, हर महीने में 1113 जगह चल रहा है। इसके ऊपर 5 से 515 जो हमारे कैंप है, ये अभी ये मिशन इंद्रधनुष के तहत लगेंगे। आखिर में ये बताना चाहूँगा कि आप हजरत कैसे आप इसमें आपका ताउन आप कैसे ताउन कर सकते हैं। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें है कि भाई हमारे यहाँ पर ये बीमारियाँ हैं, ये ख़तरनाक हैं, 10 बीमारियाँ हैं, इसके टीकाकरण भी सब जगह होता है, सभी टीके मिलते हैं गवर्नमेंट में, तो ये सभी ने लेना चाहिए। तो ये जो मालूमात है, ये मालूमात लेना, ये हमारा पहला फ़र्ज़ है। मालूमात को दूसरे तक पहुँचाना, ये हमें दूसरों तक भी पहुँचाना कि भाई अरे वो टीकाकरण तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़तरनाक बीमारियों से बच्चों की जान बचती है। जुम्मे की तकरीर में मस्जिद से ऐलान करना बहुत सही जगह है बताने की। यही आप लोगों की बात कोई नहीं टाल सकता है। मौलाना बोलेंगे, उलेमा बोलेंगे, तो ये बात कोई नहीं टालेंगे, सभी लोग भरोसा करते हैं। तो ये सही जगह है, यहाँ से अगर तकरीर होती है तो ये लोगों के मन भी जाती है, लोग इसको मानते हैं। मस्जिद के बोर्ड पर ऐलान लिख सकते हैं कि भाई हमारे बाजू में कैंप होना, ये दिन कैंप है, वहाँ पर सभी बच्चों को जाकर टीकाकरण कर दीजिए। हस्बे मोहता ने अपने वार्तालाप में इन बातों को शामिल करना। जब भी आप कहीं भी जाते हैं, कहीं मौका मिलता है, तो उसको ये बातें को आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में अगर कभी किसी मौलाना को हमसे बात करनी है तो मैडम से आप बात कर सकते हैं। वंदना मैडम है, शाहीन मैडम है, हमारे बड़े डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं कॉर्पोरेशन के, हम उससे भी बात कर, किसी से भी बात कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हमारे दरियाफ्त में न आ जाए तब तक नाइलाजी कहा जाता है। अभी भी पोलियो का कोई इलाज दस्तयाब नहीं। तकरीबन 4500 साल पहले से बीमारी वजूद में आई थी, जो माहिरीन आसार करीमा ने मिस्र की कुंदा तहरीरात से अक्स किया है नतीजा कि 4500 साल पुरानी बीमारी थी। जब से लेकर के अभी पिछले 15-20 वर्षों तक ये बीमारी
मुसलसल चलती आ रही थी। 1948 में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पोलियो हो गया। अगले तकरीबन 7-8 वर्षों तक उसी हाल में हुकूमत की, लेकिन पोलियो का इलाज नहीं हो सका और वो दुनिया से चले गए। उनकी इंतकाल के बाद पूरी दुनिया के माहिरीन अतिब्बा ने बैठ करके सोचा, जब इतने बड़े आदमी का इलाज नहीं हो पाया तो हमाशुमा का इंडिया में उस वक्त तकरीबन 20 से 25 हज़ार बच्चों को हर साल पोलियो हुआ करता था। तो अल्बर्ट सेबिन जो डॉक्टर थे, उनकी निगरानी में बड़े डॉक्टरों की एक टीम बनी। पल्स पोलियो ये लस बनाने में कामयाबी मिली। ये पोलियो का इलाज नहीं, पोलियो की रोकथाम का एक ज़रिया है। इसी तरीके से गुज़श्ता चंद एक दहाई कबल बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे बच्चों में आती थीं, जिनकी वजह से बच्चों की मौत हो जाया करती थी और हमें ये पता भी नहीं चलता था कि बच्चे को बीमारी क्या थी, मौत का सबब क्या था। लेकिन आज जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, डॉक्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, बीमारियों का इदराक भी हो रहा है, उनका इलाज भी हो रहा है, तशख़ीस भी हो रही है। तो आज के दौर में अगर हम ये बात कर रहे हैं आपके शहर पेलार में खड़े होकर के कि तकरीबन 10 ऐसी बीमारियां जिनमें कई एक जानलेवा भी हैं, कई एक लाइलाज भी हैं, कई एक ऐसी हैं जो मुश्किल इलाज हैं। इलाज तो मुमकिन है, लेकिन काफ़ी पैसे, एनर्जी और ताकत उन बीमारियों के ख़ात्मे में लग जाती हैं। ऐसी तकरीबन 10 बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ये जो टीकाकरण किया जाता है, जिसे रूटीन इम्यूनाइजेशन कहते हैं, मुकर्ररा टीके, वो टीके क्या हैं, कौन सी बीमारियों से बचाव के लिए दिए जाते हैं, वो किस तरीके से हमारे बदन में आकर के अपनी फ़ौज तैयार करते हैं और आने वाली जो बीमारी है उनके वायरस, उनके कीटाणु से जो टीके दिए गए हैं, ये ताकत जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, डिफेंसिव पावर, वो किस तरीके से उन बीमारियों से लड़ती है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों के हो जाने के बाद कितनी डिफ़िकल्टी और मुश्किलात पेश आती हैं। आज दरअसल इसी उन्वान पर, इसी सब्जेक्ट पर यहाँ पर बात करनी थी। चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरी तरह से ये बात यकीन से कही जा सकती है कि उलमाए किराम का ताउन, मसाजिद व मदारिस से उठने वाली आवाज़ ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के लिए तो कम अज़ कम यकीनन काबिल कबूल होती है, मानी जाती है, एक्सेप्ट की जाती है। जैसा कि इससे पहले ये एनालिसिस और ये रिज़ल्ट हेल्थ डिपार्टमेंट WHO कर चुका है। इसी बुनियाद पर आज ख़ास तौर से आप मुअस्सिर उलमाए किराम, चूँकि दुनिया की मुअस्सिर तरीन शख्सियात में उलमा और असातिज़ा का शुमार होता है, उनमें से आप हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी इस बस्ती में, आसपास की बस्ती में जो रिफ्यूज़ल हैं, जो बेनिफिट यानी जो बच्चे अभी तक छूटे हुए हैं, उन तक ये टीकाकरण कैसे पहुँचे, उन्हें इन बीमारियों से हिफाजत के ज़राए कैसे मिलें, उनके अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इंसेंटिव पावर कैसे पैदा हो। चूँकि एक बच्चा अगर मुतासिर है, उसकी वजह से दूसरे बच्चे भी ख़तरात के जद में हैं, वो वायरस व बैक्टीरिया दूसरों तक पहुँच सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हर बच्चा मुकम्मल महफूज हो जाए। जब तक इम्यूनिटी पावर नहीं आ जाती, तो हो सकता है आपके आसपास के बच्चों ने लिया हो, लेकिन आपका बच्चा छूट रहा हो, तो उसकी वजह से आपका भी बच्चा ख़तरे में आ जाए। तो किसी भी बीमारी को रोकने के लिए इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर किसी कम्युनिटी, किसी इलाके से बीमारी को रोकने के लिए कम से कम 95 या उससे ऊपर इतनी इम्यूनिटी पावर, इतनी ताकत होनी ज़रूरी है। और हमारे यहाँ का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन, यानी कि हम इस शहर की बात कर रहे हैं, पेलार की और आसपास की, यहाँ का रूटीन कवरेज शायद 90 या 91% के आसपास है। तो अगले ये चंद जो परसेंट बाकी हैं, चंद फ़ीसद, हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस मीटिंग के बाद, चूँकि एक बड़ा प्रोग्राम हमारे सामने है जिसे हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष, आप जो रेनबो होता है, कौसे कुज़ा, 7 कलर होते हैं उसके अंदर, इस बीमारी में ख़ास तौर से 7 बीमारियों को कवर करने के लिए टीकाकरण किया जाना है। इसी बुनियाद से इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया है। तो ये टीके इंशाअल्लाह जो भी छूटे हुए हैं उनका सर्वे भी हो चुका है, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट भी बन चुकी है, जो नाकार रिफ्यूज़ल हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। अब उन तक पहुँचने के लिए जो टीमें जाएंगी, उसकी मालूमात आपके ज़रिए से उस इलाके के लोगों को पहुँचाना, यही मकसद आज की मीटिंग का, कि आप चाहे माइक के ज़रिए से, जुमा के खुतबात के ज़रिए से,
जो ऐलानात होते हैं, इज्तिमाआत होते हैं, तबलीगी जमात की नशिस्तों में सिर्फ 2 जुमले अगर आ जाते हैं कि अपने बच्चों की सेहत की हिफाजत के लिए टीकाकरण कराना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह वो कवरेज भी हो जाएगा और इस पूरे इलाके, पूरी कम्युनिटी से वो बीमारियां जिसकी रोकथाम के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इंशाअल्लाह उसमें पूरी कामयाबी मिलेगी। वो बीमारियां क्या हैं, वो टीके क्या हैं और आपके एरिए की मुश्किलात क्या है, इसका मुकम्मल डाटा आंकड़ों की और तादाद की शक्ल में डॉक्टर किशोर चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो WHO के सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर हैं। आपके इलाके का पूरा लेखा जोखा उनके पास है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, दूसरे सिस्टर्स भी मौजूद हैं। किस एरिए में कहाँ कितनी प्रॉब्लम्स है वो फर्दन भी आपको वो डाटा दे सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर चौहान साहब से कि आज की इस मीटिंग के जो स्लाइड वगैरह हैं वो आपके सामने पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ही तफसीली मालूमात बड़े अच्छे अंदाज में आप तक पहुँचाई। अब ज़रूरत ये है कि हम उस पर अमल करें। अभी मैं बीच में था, दरमियान में आप हज़रात के दरमियान से ही कुछ बातें सामने आ कि आखिर दुनिया के हर माँ बाप जब अपने बच्चे को सेहतमंद और खूबसूरत देखना चाहते हैं और हम वही चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे उनका बच्चा खूबसूरत हो, सेहतमंद हो, इसके बावजूद भी वो हमारी बातों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हमारी तरफ से दी जाने वाली सहूलियात से वो इस्तिफ़ादा क्यों नहीं करते? शायद हमारे बातों को पहुंचाने में कोई कमी है, उसका जो मिसकंसेप्ट है, गलत फहमी है, उन्हें दूर करने में शायद हम नाकाम हो रहे हैं, इसीलिए तो नहीं ले रहे। वरना जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि उनके बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती के लिए ही उनके पास जाया जा रहा है तो वो ज़रूर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शुरू में पोलियो के डोज दिए जा रहे थे तो क्या क्या गलत फहमियाँ थीं? नस्ल कुशी हो जाएगी, मुसलमानों की आबादी कम करना है, नामर्द हो जाएंगे, अमेरिका की या इसराइल की एक्सपायर दवाएं यहाँ पर भेजी जा रही हैं, वगैरह वगैरह। आप मुझे बतलाएं, एक बाटल में 20 डोज होता है। आपके आसपास में कहीं किसी बच्चे से नाम नहीं पूछा जाता, धर्म नहीं पूछा जाता, ये हिंदू है कि मुस्लिम है, उसी बाटल से 20 बच्चों को, 19 बच्चों को डोज दिया जाता है। पूरी दुनिया में वही डोज दिया जा रहा है। ये जो रूटीन के टीके दिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि इंडिया के अंदर तैयार किए जाने वाले ये टीके दुनिया के तकरीबन 20 मुल्कों में दिए जाते हैं। इंडिया तैयार करता है और अफसोस की बात है कि कॉस्टली और महंगे होने के नाते ये डोज तैयार इंडिया में हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के सब बच्चों को अब तक नहीं मिल रहे थे। अब तो पिछले 10-5 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बेड़ा उठाया कि ये बहुत सारे टीके जो अब तक नहीं दिए जा रहे थे बच्चों को, हम यहाँ देंगे। वो 10 बीमारियों में से कुछ ऐसी बीमारियों के टीके जो पिछले 1-2 साल से शुरू हुए हैं। न फ़ौरन ने तो बहुत पहले ख़त्म कर लिया अपने यहाँ से इन बीमारियों को, और हमारे यहाँ वो बीमारियाँ बाकी रह गई थी। दुनिया में जितने बच्चों की मौत इन बीमारियों की वजह से होती है, जो इनका जिक्र अभी डॉक्टर चौहान साहब ने किया, उनमें से 37% बच्चे इंडिया के होते हैं। 37% बच्चे इंडिया के होते हैं। दुनिया भी ये कह रही है कि तुम्हारे यहाँ की दवा जो बनाई गई है उससे तो हमने बीमारी को ख़त्म कर लिया और तुम अभी तक उसी से जूझ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीज़ल्स की बात अभी आई थी, मीज़ल्स एंड रूबेला। ये जो MR के टीके 2018 में शुरू किए गए थे, जिन जिन इलाकों में लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, 15 साल तक के बच्चों को टीका दिया जा रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान ये था कि 2000 में पोलियो ख़त्म हो जाएगा और फ़ौरन वो MR के टीके दिए जाएंगे। लेकिन पोलियो को ख़त्म होते होते 13 जनवरी 2011 को लास्ट केस मिला, उसके बाद से पोलियो नहीं मिला, यानी कि 10 साल लेट हो गए। तो उन 10 साल लेट होने की वजह से MR का प्रोग्राम भी जो 2000 में शुरू होना था 2018 में आके शुरू हुआ। यहाँ पर भी 3 बच्चों की आपके मौत हुई है, मीज़ल्स और रूबेला करके। ये टीके बच्चों को 9वें महीने में दिए जाते हैं। और आपकी इल्म मालूमात के लिए रूबेला नाम का जो टीका दिया जाता है, पढ़े लिखे हजरात भी यहाँ पर हैं, कि बहुत सारी बीमारियाँ बच्चा लेकर पैदा होता है। तो हम तो ये कहते हैं ये तो अल्लाह ताला ने दिया, कुदरती है, उसका कोई इलाज नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस की जदीद दरियाफ्त हमें बतलाती है कि बहुत सारी बीमारियां बच्चा जो माँ के पेट से लेकर के आता है वो माँ के ज़रिए से बच्चे में दाखिल हुई हैं। रूबेला उनमें से एक है।
अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी के हामिला खातून के इब्तदाई 3 महीनों में मामूली से बारीक वो दाने आकर गए तो बच्चे के अंदर जो इफ़ेक्ट हो सकता है वो अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, गूंगा हो सकता है। अब पैदाइशी तौर पर अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ जाएं तो हम तो यही कहते हैं ये तो कुदरती है, पैदाइशी है, खुदा दाद है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसकी माँ को वो टीके बचपन में दिए गए होते या प्रेगनेंसी के वक्त जो 4 चेकअप होता है हामिला ख़वातीन का 4 मरतबा उसका चेकअप होना ज़रूरी है, ये हमें कराना चाहिए, तो शायद ये बीमारियां ना होती जिन बीमारियों से आज हम जूझ रहे हैं। तो 2018 में 15 साल तक के बच्चों को जो स्कूलों में दिया जा रहा था टीका, जिन इलाकों में टीका लोगों ने नहीं लिया, मुखालफत की, एतराज़ हुआ, उन्हीं इलाकों में आज पूरे इंडिया में आउटब्रेक हुआ और उन्हीं इलाकों में वापस से ये मीज़ल की बीमारी आई और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूँ मैं कि 9 महीने के बाद ये टीका दिया जाता है, लेकिन इस बार ये देखने में आया कि 9 महीने से पहले ही ये बीमारी लोगों को होगी। भिवंडी में 4 डेथ हुई है, एक ही बच्चा 9 महीने के बाद का है, नहीं तो 9 महीने के अंदर के हैं। तो अंदर ये बीमारी क्यों हो गई? टीका तो हम बाद में दे रहे हैं, उसको कैसे बचाएंगे? तो ये बीमारी होती क्यों है? विटामिन ए की कमी से होती है और 9 महीना या उसके बाद तक बच्चों को जो विटामिन ए मिलता है वो माँ के दूध से मिलता है। माँओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाने की टाइमिंग पीरियड कम कर दिया, बच्चों में वो एनर्जी नहीं आ रही है, इसके लिए ये बीमारी दामनगीर हो रही है। ये शहरों का फैशन है कि बच्चों को दूध नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया हमलू व फिसालू सलासूना शहरा, 30 महीना, उसमें अयाम रज़ात अयाम हमल दोनों का जिक्र किया गया है। अक़ल्ल मुद्दत अगर हम लेते हैं अयाम हमल की तो वो 6 महीने हैं। 24 महीने बचते हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए। गवर्नमेंट ने ये सिस्टम जो बनाया है 2 बच्चों के दरमियान का फासला कम से कम 3 साल का हो, उसके अंदर ये हिकमत शरई भी है। उससे पहले बच्चा कमज़ोर होता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है और यही हुआ है इस बार। तो अगर हम 24 महीने कम से कम बच्चों को दूध माएँ पिलाएं तो इन बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, बच्चों की सेहत भी सेहतमंद रहेगी। लेकिन जहाँ ये फितरत से भी छेड़छाड़ होती है, उसके खिलाफ वर्जी होती है, तो मुतअद्दिद बीमारियाँ हमारे लिए दामनगीर हो जाती हैं। तो आज जो बातें आई हैं, तो मैंने एक पहले मिसाल दी है पोलियो डोज की। इसी तरह से जो इंजेक्शन तैयार होता है, ना सिर्फ इंडिया, दुनिया के कई ममालिक यही इंजेक्शन सेम दिया जाता है और इन्हीं इंजेक्शन और इसी डोज के ज़रिए से बीमारियों को ख़त्म किया गया है। अगर ये कंसेप्ट, ये गलत फहमी है कि तादाद कम हो जाएगी, नस्ल कुशी हो जाएगी, दूसरी बीमारी हो जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, तो इतनी बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तान के अंदर उलमाए किराम हैं, वो दारुल उलूम देवबंद हो, सहारनपुर हो, मज़ाहिरुल उलूम, नदवतुल उलमा हो, मुबारकपुर अशरफिया हो, दारुस्सलफिया हो, हर जगह के चोटी के लीडरान ने, उलमाए किराम ने, इसी तरीके से जमियतुल उलमा हो, रज़ा एकेडमी हो, सबके आला ज़िम्मेदारान ने अपीलें भी लिख कर दी हैं इंजेक्शन के बारे में लेकर के, पोलियो डोज के बारे में, या वो सारी बीमारियाँ जिनका जिक्र हुआ है कि गवर्नमेंट का कंसेप्ट, वरना हम और आप इसमें क्यों इन्वॉल्व होते। सऊदी अरब में 7 बच्चों की मौत हो रही है, सारी चीज़ें वहाँ पर अपनाई जा रही हैं। बांग्लादेश में हमसे बहुत आगे है। चूँकि कुछ गलत फहमियाँ, कुछ मिसकंसेप्ट हमारे यहाँ रहा है। मैंने पहले ये बात कही थी कि पोलियो ख़त्म होने से 10 साल पीछे अगर जाएं तो 72% बच्चे मुस्लिम हैं जिनको पोलियो हुआ। उन बच्चों का क्या कसूर था जो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज और माजूर हो गए? उनके माँ बाप का यह कसूर था, गलत फहमी के शिकार हुए। तो आइए इंशाअल्लाह आज की इस मीटिंग के साथ बात करना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा है कि आप में से भी कुछ लोग आएँ। अगर कोई सवाल जवाब है हेल्थ के ताल्लुक से, दूसरे किसी इश्यूज़ पर बात नहीं करेंगे, हमें मालूम भी नहीं यहाँ के क्या मसाइल हैं, सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे। और उलमाए किराम की मीटिंग में अक्सर ये होता भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में हम करते रहते हैं कि दूसरे मसाइल नहीं, हेल्थ से रिलेटेड, मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात है तो आप ज़रूर पूछें। कोई मशवरा देना है आप दें, किस तरीके से आप तक पहुंच पाएंगे और ये 80-85% को 95 से अबाव हम कैसे कर सकते हैं। हमसे जो भी मुमकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। आपका मशवरा हमारे लिए कामयाबी का ज़ामिन होगा। अब अब्दुल हक चाचा यहाँ पर हैं, हबीब पटेल साहब हैं, दूसरे रोटरी के ज़िम्मेदारान हैं। आपके मशवरे यकीनन हमारे लिए मुफीद साबित होंगे। किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें आप। यहाँ पर हेल्थ टीम भी मौजूद है।
कहना है कि मदरसे में रख सकते हैं क्या? तो मदरसे में रख क्या? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप जो इस मदरसे की नुमाइंदगी करेंगे, टीम यहाँ पर मौजूद है। मदरसे के अंदर रूटीन इम्यूनाइजेशन के सेशन लगाए जाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। मस्जिद के किसी कैंपस में आप बताएं तो मस्जिद के बाजू में आसपास में अगर जगह है वहाँ पर भी लगाए जाएंगे। मेडिकल कैंप की ज़रूरत अगर आपको है तो मेडिकल कैंप भी वहाँ पर, जनरल मेडिकल कैंप भी लगाया जा सकता है और लगाएंगे इंशाअल्लाह। रूटीन के सेशन भी लगाए जाएंगे। पोलियो का बूथ होता है वो भी लगाया जाएगा। या ये IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का जो प्रोग्राम 7 तारीख से शुरू हो रहा है 12 तारीख तक, और अगले महीने में भी है, 3 महीने कंटिन्यू है। इन सारे बच्चों तक ये वैक्सीन, ये टीके पहुँचने चाहिए। आप बताइए कि पूरे इंडिया में तकरीबन 18 करोड़ 0 to 5 बच्चे, जिनके लिए तकरीबन 25 लाख लोग काम कर रहे हैं। इतनी सारी एनर्जी, पैसे और वक्त जो इस पर सर्फ हो रहा है, अगर इन बीमारियों से महफूज हो जाएं तो दूसरी जानिब ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, एजुकेशन और हेल्थ के दूसरे प्रोग्राम में ये पैसे और एनर्जी, ये ताकत लग जाए तो कितना तरक्की करेगा हमारा देश, हमारी कम्युनिटी, हम और आप, जो इसमें लग रहा है। तो यही कोशिशें हैं कि हमारे मुल्क का हर बच्चा सेहतमंद, सुरक्षित हो, बीमारियों से महफूज हो, उसके अंदर लगने वाले पैसे, एनर्जी, ताकत दूसरे तरक्यात के कामों में लग सके, यही मकसद है। तो मदरसे में भी ज़रूर ये सेशन लगाएंगे। और आप में से कोई मशवरा किसी को बोलना? जी भाई साहब ने भी बहुत अच्छी, वरना आगे चूँकि नमाज का भी वक्त करीब है, लोगों को जाना भी है। उलमाए किराम में से किसी मस्जिद के इमाम, वो जो 3 जगह हैं उनकी निशानदेही कर दो, कहाँ कहाँ लगेगा, जगह बता दो तफसील। 1 मिनट मैडम, सेशन जो मेरा नाम फैसल शेख है। रोटी का प्रैक्टिकल मैं वसई इलाके का। तो रोटी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट सब जब की गवर्नमेंट को हेल्प करती है। कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हम लोग ने रोटी ने हेल्प किया था पूरी दुनिया में, वो पोलियो को निकालने का किया था। तो मेरे मायने